नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। और जैसा कि आप जानते हो, अपन पादपों में खनिज पोषण के बारे में पढ़ रहे थे और इसी क्रम में अपन ने खनिजों में पादपों में कितने प्रकार के खनिज होते हैं, उसको कितने भागों में बांटा गया है और अपन खनिज का विश्लेषण कैसे कर सकते हैं, उन सभी विधियों को अपन ने पढ़ा है साथियों। और उसी क्रम में हम यहाँ पर खनिजों को दो भागों में बांट दिया था हमने। एक तो आपने देखा था अखनिजी तत्व और दूसरा खनिजी तत्व। अखनिजी तत्व में आपने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CHO तत्वों को देखा था, जबकि यहाँ पर अपन जो पाठ पढ़ रहे हैं उसमें खनिजी तत्व हैं। और खनिजी तत्व को भी दो भागों में बांटा था अपन ने, एक तो बृहद मात्रिक और एक सूक्ष्म मात्रिक। तो बृहद मात्रिक तत्वों में अपन ने सबसे पहला जो पढ़ा था नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बारे में आपने देखा था कि सबसे ज्यादा मात्रा में लिया जाने वाला और सबसे पहले लिया जाने वाला तत्व पादपों के लिए होता है, जो सबसे अधिक मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। और नाइट्रोजन की कमी के कारण कौन कौन सी डेफिशिएंसी इसमें पाई जाती है उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। उसके बाद साथियों, एक दूसरा जो बृहद मात्रिक तत्व है, प्राथमिक बृहद मात्रिक तत्व जिसको कहते हैं, प्राथमिक बृहद मात्रिक तत्व में दो भाग और थे, तीन बृहद मात्रिक तत्व थे, जिसको नाइट्रोजन, पोटेशियम और सल्फर इसको कहा जाता है, फास्फोरस और पोटेशियम। तो NKP ये तीनों थे जो प्राथमिक बृहद मात्रिक तत्व हैं, NKP। तो अपन ने नाइट्रोजन के बारे में तो पढ़ लिया था साथियों पहले वाले वीडियो में। अब अपन यहाँ पर फास्फोरस और पोटेशियम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है फास्फोरस। फास्फोरस के बारे में आपको थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ साथियों कि फास्फोरस हमेशा पादपों में मृदा से ही लिया जाता है। अब यहाँ पर याद रखने के तरीके से मैंने आपको बताया था कि आपको क्या क्या याद रखना है। आपको जो तत्व है वो कहाँ से प्राप्त होता है और पौधा इसको किस तरह से लेता है, प्लांट के लेने का तरीका क्या होता है। जैसे अपने नाइट्रोजन में देखा था कि नाइट्रोजन, पौधों के पास नाइट्रोजन को सीधा लेने का कोई तरीका नहीं, तो वो किसी दूसरे रूप में, दूसरे फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करके लेते हैं। जबकि ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में आवश्यकता नाइट्रोजन की होती है और कमी भी नाइट्रोजन की हो जाती है। तो यहां पर फास्फोरस है वो मृदा से H2PO4 व HPO4 आयनों के रूप में ये लिया जाता है। सबसे पहली बात याद रखनी है, फास्फोरस जो होता है वो मृदा से लिया जाता है और H2PO4 और HPO4 आयनों के रूप में लिया जाता है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है साथियों कि नाइट्रोजन के बाद दूसरा तत्व, अगर नाइट्रोजन सबसे ज्यादा चाहिए तो उसके बाद अगर कोई तत्व चाहिए तो पौधों में वो होता है फास्फोरस। फास्फोरस में नाइट्रोजन की अधिकता होती है, पौधों में नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। सेकंड नंबर पे जो होता है वो फास्फोरस होता है। इसकी कमी से मुख्य रूप से सामान्य वृद्धि नहीं होती। देखो, अपन ने इसमें अंतर में देखा था कि नाइट्रोजन में तो क्या होता है, पौधों में सामान्य वृद्धि होती है उसकी कमी से, लेकिन पौधों में पुष्पन नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सामान्य वृद्धि रुक जाती है। अगर फास्फोरस की कमी है तो प्लांट में सामान्य वृद्धि रुक जाती है, उसकी सामान्य वृद्धि आगे होती नहीं है। इसका दूसरा, यह किस किस में काम आता है तो आपको ध्यान रखना है, न्यूक्लिक एसिड बनाने में, फॉस्फोलिपिड बनाने में, कोएंजाइम बनाने में, NADP बनाने में, ATP बनाने, ATP का घटक ये होता है। यानी कि ये सभी चीजें हैं वो बनाने में फास्फोरस का योगदान होता है साथियों। इसके बाद कौन कौन सी क्रियाओं में, कौन कौन सी प्लांट की रिएक्शन ऐसी हैं जो फास्फोरस के बगैर प्रभावित होती हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है प्रकाश संश्लेषण, ग्लाइकोलाइसिस, श्वसन, वसी अम्ल संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो भी इसकी कमी से प्रभावित होती है। ग्लाइकोलाइसिस जो भोजन के ग्लूकोज बनने की जो क्रिया होती है, श्वसन, वसी अम्ल संश्लेषण, ये फैटी एसिड जो बनता है उसकी भी क्रियाएं प्रभावित होती हैं इसकी कमी से। दूसरी बात, यह कहां पर पौधे में ज्यादा पाया जाता है, जो वर्धित क्षेत्र होते हैं, जहां पर ग्रोथ ज्यादा होती है वहां पर फास्फोरस ज्यादा होती है। यानी कि जो आपने देखा होगा, रूट टिप जो होते हैं, आगे वाले भाग होते हैं जहां से पौधा आगे निकलता है, आगे बढ़ता है, उन क्षेत्रों में, वर्धन क्षेत्रों में ये अधिक मिलता है। और अंकुरण, शीघ्र वृद्धि, पुष्पन, इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अंकुरण, पौधे अगर बीज का अंकुरण करना है तो फास्फोरस एक्टिव होता है और अंकुरण होता है। इसके बाद वृद्धि होती है, पुष्पन होता, उसमें ये काम आता है। और
यह किस रूप में, अगर उसकी मृदा में कमी है तो पौधों को किस रूप में, फास्फोरस और सुपर फास्फोरस के रूप में इसका खाद के रूप में उसको पौधों को दिया जा सकता है। तो साथियों ये फास्फोरस के उपयोग हैं और कार्य हैं कि क्या काम करता है फास्फोरस, तो आपके दिमाग में ये थोड़ा सा रखना है कि फास्फोरस के बारे में। उसके बाद सेकेंड वन आता है पोटेशियम। जो 3 तत्व थे प्राथमिक बृहद मात्रिक तत्व में, जो 3 तत्व थे सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस में, अब आता है पोटेशियम। पोटेशियम में अब देखो किस रूप में पोटेशियम होता है, तो के प्लस आयनों के रूप में इसको लिया जाता है। वृद्धिशील भागों में ये अधिकतर पाया जाता है, जहां पर देखो सिमिलर थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है आपको, वृद्धिशील भागों में ये ज्यादा पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी है, सेम टू सेम इसी में प्रकाश संश्लेषण के लिए सेम टू सेम ये उपयोगी होता है। दूसरा देखो एमिनो अम्ल, ये मुख्य बात है, एमिनो अम्लों के संश्लेषण और संश्लेषण में भाग लेने वाले एंजाइमों का संश्लेषण करता है। प्लांट में जितने भी एमिनो अम्ल बनते हैं उनके संश्लेषण करने वाले जो भी एंजाइम होते हैं उनके निर्माण में भाग लेता है। कोशिका विभाजन, रंध्रों का खुलना और बंद, ये मेन इसका कैरेक्टर है कि कोशिका विभाजन जो होता है उसमें, और रंध्रों का खुलना और बंद होना उसमें इसका उपयोग ज्यादा होता है। उपापचय क्रिया, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है प्लांट में, मेटाबॉलिक रिएक्शन में सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। पर अगर इसकी कमी है, पौधों में इसकी कमी है, तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और हरिमहीनता होती है। हरिमहीनता का मतलब हरा भाग कम हो जाता है, प्लांट में पत्तियों में हरा भाग कम हो जाता है, जिसको क्लोरोसिस रोग कहा जाता है, क्लोरोसिस। और इसकी कमी से पौधे बौने रह जाते हैं साथियों, ये ध्यान रखना है आपको। और यहां पर एक मुख्य बात याद रखनी है कि NKP जो होते हैं वो क्रांतिक तत्व कहलाते हैं। कौन से तत्व कहलाते हैं? क्रांतिक तत्व कहलाते हैं, इनको क्रिटिकल एलिमेंट भी कहते हैं। क्रिटिकल एलिमेंट का मतलब अधिकतर मृदाओं में ये कम रहते हैं, मिट्टी में इसकी कमी पाई जाती है, इसलिए इनको क्रिटिकल एलिमेंट भी कहा जाता है। ये याद रखना है आपको। क्रिटिकल एलिमेंट कौन कौन से? NK और P, ये तीनों तत्व जो होते हैं वो इसकी कमी मृदा में अधिकतर पाई जाती है और अधिक मात्रा में ये पौधे को चाहिए, इसीलिए इनको क्रांतिक तत्व कहा जाता है। अगर इसकी कमी है तो पौधा प्रभावित भी सबसे ज्यादा होता है, और इसकी कमी, ज्यादातर कमी इसकी रहती है और ज्यादा उपयोग भी इसका होता है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि अपन जो खाद उपयोग करते हैं उसमें NKP का ज्यादा पार्ट होता है, जिसके कारण कृत्रिम रूप से पौधों में ये क्षमता बढ़ाई जाती है कि सोडियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का उपयोग वो ज्यादा करें और पौधे स्वस्थ रहे साथियों। तो यहाँ पर साथियों ये शॉर्ट वीडियो था, उसमें मैंने आपको 2 तत्वों के बारे में बताया है, फास्फोरस और पोटेशियम। इन दोनों के बारे में आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि किस तरह से इसका उपयोग होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में किस तत्व की उपयोगिता होती है। तो सबसे पहले आता है उस क्रम में पोटेशियम आएगा, ये आएगा, नाइट्रोजन आएगा। उसके बाद नाइट्रोजन के बाद सेकेंड नंबर पे फास्फोरस आएगा और फास्फोरस के बाद पोटेशियम का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि साथियों अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे या कोई मेडिकल एग्जाम की तैयारी करेंगे तो इसमें इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कि कौन से तत्वों की कमी से क्लोरोसिस, कौन से तत्वों की कमी से हो जाता है, या आप यूं कह सकते हो कि पौधे बोने कैसे रहे, किस तत्व की कमी से हो जाते हैं। तो ये सभी चीजें आपको थोड़ा सा माइन्यूटली देखना पड़ेगा। वीडियो को आप अच्छी तरह से देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए साथियों, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल की ग्रोइंग को बढ़ाइए। धन्यवाद। वंदे मातरम।